हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में जो है हम काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज और या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैंने डेफिनेशंस वाले कुछ पोर्शंस मैंने आप लोगों को कराए थे कि जिसमें इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बाद से मैंने डेफिनेशंस और जो बेसिक्स कंपोनेंट्स थे वो हमने आपको बताया था। अभी हम कुछ और पोर्शंस हैं जो थ्योरेटिकल से संबंधित हैं, वो पोर्शंस हम बीच बीच में वीडियोस के लाते रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसीज़ वाला। इसमें से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल के बेस पर ही कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस भी आते रहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, वो टॉपिक्स पता चलेंगे जो हम अगले कुछ वीडियोस में 3-4 वीडियोस में हम इसको पूरा कवर करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो मैं एएसओ के जो अभी यूपी में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, जिसका प्रस्तावित एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 26 जुलाई है, तो उसको ध्यान में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक हमारे वीडियो में ये जो है उसका सिलेबस, जो मेन सिलेबस है, जो कोर एरिया है वो कवर हो पाए। तो आज वाले में हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे और इसमें हमें 3 से 4 और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल और प्लस न्यूमेरिकल के बेस पर थ्योरेटिकल्स के किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स पता चलेंगे। और जब ये एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाएगा तब मैं डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक का जो एग्जामिनेशंस में या जो हमारे चाहे एकेडमिक्स हों या वनडे एग्जामिनेशंस हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, उनके लिए हमारे वीडियोस होंगे। वो हमारा पूरा का पूरा जो है वो विस्तृत रूप से होगा। फिलहाल अभी हम लोग इस एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक से है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेज अपने आप में डिफाइन करता है कि कितने तरीके के एवरेज हो सकते हैं बेसिक हम स्टैटिस्टिक्स में। तो एक तो हमारा जो है अर्थमेटिक एवरेज, या दूसरा है पोजिशनल एवरेज, और एक हमारा एक कॉमर्शियल एवरेज के ही कंसेप्ट में। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन बेसिकली है क्या, ये होता क्या है, क्यों हम इस सेंट्रल टेंडेंसीज जो स्टैटिस्टिक्स में हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं, एक सिंपल सा इसका जो मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होती है वो एक कोई विशेष पॉइंट पर सेंट्रलाइज हो जाए, यानी कि जितने भी हमारे वैल्यूज़ होंगे वो वैल्यू किसी भी फॉर्मेशन में, चाहे वो अलग अलग एज ग्रुप्स हों, एक क्लास में बच्चों की एज हम डिफाइन कर सकते हैं, वो ये देखा जाए कि किस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो मेन पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट हो, उसके आसपास कितने अधिक वैल्यूज़ है, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसीज होता है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट ये हो गया कि जहाँ पर अधिक से अधिक वैल्यू कॉन्सेंट्रेट हो रही हो एक पोजीशन पर, एक पॉइंट पर, वही हमारा सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। और इसमें एक अगर देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति की पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की अगर एज की बात करें, उसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन एक समाज में, एक सोसाइटी में एवरेज एज क्या है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेस हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इसी पर बेस है। और इस सेंट्रल टेंडेंसीज को भी क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद से हम इसके बारे में और कौन कौन से हैं जो न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, या इसको कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके का कंसेप्ट है। तो आइए, अभी हम लोग ने इससे पहले थोड़ा सा हमने बताया था आप लोगों को कि काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज यानी कि संख्यांकीय माध्य के प्रकार, वो हम लोगों ने यहाँ पर एक ओवरव्यू के लिए लिखा हुआ है। इससे एक फ़ायदा ये होता है, जब हम पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ लिखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन किससे कोरिलेटेड है। ये जब आप कोरिलेट करके, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको याद कर लें, याद करने का मतलब है कि आप जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज़ में आपने याद कर लिया कि मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ पोजीशंस क्या होता है, या कॉमर्शियल एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है।
आप बस इनको एक कोरिलेट करिए, पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोरिलेट पे ही डिपेंड है। और जब आप कोरिलेट करके इसे आप पढ़ेंगे या इसे दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक लंबे समय तक और कॉन्सेप्चुअल जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, पहला नंबर तो एक चीज़ हमको ये देखना है कि हमने एक इसको क्लासिफिकेशन किया है 3 कंडीशंस में। पहला है हमारा मैथमेटिकल एवरेज, जो गणित संबंधित माध्य के रूप में इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारा है एवरेज ऑफ पोजीशन, कि जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशंस कहाँ पर हैं। और तीसरा जो हमारा है वो कमर्शियल एवरेज, यानी कि व्यापारिक माध्य क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन लिखा। अब चूँकि हमें इस स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए देखना है तो इसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी को हमें याद भी करना है, ताकि हमारे एग्जामिनेशंस में अधिक से अधिक हमारा क्वेश्चन सही हो सके। बाद में मैंने फिर से कहा कि बाद में जब ये एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा और जब हम स्टैट्स एक एक पॉइंट शुरू से लेकर यानी उसके इंट्रोडक्शन से फिर हम चालू करेंगे, लेकिन वो सब अलग क्लासेस जो होंगी वो अलग के लिए होंगी, अगर दूसरे बच्चों के लिए होंगी, जिसमें हमारा जो एकेडमिक रूप से कोई पढ़ना चाह रहा हो या पूरी तैयारी बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके और हर एक स्टैटिस्टिक्स का एक एक पॉइंट जानना चाह रहा हो तो उसके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए मैथमेटिकल एवरेज में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। पहला नंबर हमारा है अर्थमेटिक एवरेज कहिए या इसको मीन कहिए, इसको हम लोग सिंबॉलिक साइन से एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये हमेशा इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में सिंबॉलिक साइन ही दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि आप जो है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर आपको सिंबॉलिक साइन याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम पे एक मैंने वीडियो में अपना एक फॉर्मूला आपको बताया था कि z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको पता है z में कई जगह पे z को हम लोग यहाँ पर m0 से भी डिनोट करते हैं। ठीक यही जगह पे इस पे ये लिखा था कि m0 बराबर, अगर आपको इसका सिंबॉलिक साइन नहीं क्लियर होता तो शायद ये फॉर्मूला आप सही से आइडेंटिफाई नहीं करते और टिक नहीं लगा पाते। तो इसीलिए आपको सिंबॉलिक साइन भी याद रखना है और साथ ही साथ क्या करना है कि जो है आपको इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि किस किस चीज़ से क्या डिनोट किया जाता है वो पता होना चाहिए। अब है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन का जो है इसका यूटिलाइजेशन, तो हमारे लिए मीन इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक मीन से कोई क्वेश्चन सभी आए नहीं हैं, तो इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ना नहीं है। अब हमको ये बेसिक्स क्या है, कम समय में हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दूसरा है एवरेज ऑफ पोजीशन। एवरेज ऑफ पोजीशंस क्या है कि कोई भी पॉइंट, कोई जो सेंटर पॉइंट है वो एक लाइन पर या ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू का एक रेंज है उसके किस पॉइंट पर वो कॉन्सेंट्रेट करता है। मैंने पहले ही बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आके कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं या अधिक से अधिक वैल्यू जो होती हैं ये किस बिंदु पर या किस वैल्यू के आसपास जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, वही हमारा एवरेजिंग कंसेप्ट है। यानी मीडियन, एक तो हमारा ये मीडियन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें हमारा मोड इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉमर्शियल एवरेज हम लोग बताया था कि जब अभी इस एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको बाद में जब हम पूरा जब क्लासिफिकेशन करेंगे एक एक पॉइंट्स को लेके, तो उसमें हम आपको एक एक दो सेंटेंसेस में इनको समझा देंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो अब हमारे पास सिंपल सा है कि अब हम पहले मैथमेटिकल एवरेज को देखते हैं और फिर उसके सारे जो भी मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, जहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर इसको शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्लास बेसिकली हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अर्थमेटिक एवरेज मीन को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सीरीज़ के बारे में जान जाए कि सीरीज़ क्या होती हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है, कितने टाइप्स की सीरीज़ होती हैं और उसको पहचानने का क्या तरीका है। पहले जिससे अगर हम सीरीज़ की बात करें कि जो हमारा डेटा है वो किस रूप में दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज़ में है, डिस्क्रीट सीरीज़ में है या कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में है। तो पहले सीरीज़ के बारे में थोड़ा अगर हम जान जाएंगे
सीरीज, श्रेणियाँ जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और हमें अगर ये सब बेसिक्स अगर हमको आइडिया रहेगा तो हम पहचान लेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा जो श्रेणी होता है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हमारा यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी कैसे पहचानेंगे अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। फिर है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी। और तीसरा हमारा जो सीरीज होती है वो है, या तो हम इसे ग्रुप सीरीज कहें, ग्रुप सीरीज कह लीजिए, या हम इसे और कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही इसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी वर्गीकृत श्रेणी। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज रखी है, ये अगर जब तक आप पहचान नहीं रखेंगे तब तक आप ना न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस आपको आएगा और ना ही किसी तरीके का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर आ जाए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। पहले नंबर तो सीरीज़ को पहचान लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या है कि जब हम एक ही जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे का इंडिविजुअल हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। सपोज़ मान लीजिए कि उसमें ए नाम से एक व्यक्ति है, फिर बी, सी, डी और ई, 5 लोगों हैं और 5 लोगों की वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। ए व्यक्ति का वेट हमारा कितना है, मान लीजिए 50 केजी है, बी का हमारा 49 केजी है, सी का हमारा जो है वो 38 केजी है, डी का हमारा जो है 18 किलो है। इसी तरीके से अगर हमने किसी का कोई वेट और ले लिया तो इसमें क्या दिख रहा है कि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल वेट हमने यहाँ पर लिया है। इंडिविजुअल वेट जो है वो हर एक व्यक्ति का ले रखा है। तो ये हमारा सीरीज़ क्या हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है। तो अगर हम इसे एक श्रेणी के रूप में, जैसे सपोज मान लीजिए हमने उसका नाम लिखा और उसके आगे हमने उसके वेट लिख दिया, तो ये हमारा सीरीज़ किस तरह के कहलाएगा, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअली ही हर एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन एक एक करके हमने बता दिया। अब दूसरा नंबर है कि सपोज ये पूछा जाए, इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, हमारे डिस्क्रीट सीरीज में ये चीज़ें आ जाएंगे। वो कैसे किस तरीके से आएगा कि अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करें, हम ये क्लास में कहें, क्लास में बहुत सारे बच्चे हों, हो सकता हो कि 50 केजी के 2-4 बच्चे हों, 49 केजी के 3-4 बच्चे हों, 38 केजी के 1 बच्चा हो, 18 केजी का 3 बच्चे हों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बार बार सपोज मान लीजिए कि ए, बी, सी, अब ए भी 50 केजी का है, बी भी 50 केजी का है और सी भी हमारा 50 केजी का है। इसका मतलब क्या है कि हम बार बार एक ही नंबर्स को रिपीट करेंगे। तो इस तरीके का डेटा जब हम प्रेजेंट करेंगे तो वो ऑकवर्ड लगेगा और वो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसका इन्फॉर्मेशन हमें एक बहुत लार्ज स्केल पे होगा, तो हम सही से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, उसको क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि 50 केजी वाले कितने बच्चे हैं, अब इंडिविजुअल तो हमको कर नहीं रहे हैं, हमने 50 केजी में 3 बच्चे लिख लिए। यानी इसका मतलब है कि उस क्लास में 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन कितना दे रखा है, 50 केजी दे रखा हो। जब डेटा बहुत लार्ज स्केल पे ना हो और जब डेटा जो है बहुत स्मॉलेस्ट भी ना हो, यानी एक मीडियम कैटेगरी में डेटा हो, यानी वैल्यू हो, उनको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक से अधिक वैल्यू, एक से अधिक जो है, एक ही वैल्यू को एक से अधिक लोगों के पास हो, या हम कह सकते हो कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं या उस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 50 किलो वजन, मतलब एक से अधिक बच्चों के 50 किलो वजन है, तो उन डेटा को जब हम प्रेजेंट करेंगे, सपोज 50 केजी हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया 41, 30, आप इसे अंडरस्टैंडिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 26,
अब हम इसके आगे इनकी संख्या लिख दें, तो देखिए इस चीज़ को कितना आसान तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए, यानी ये कि एक 1 2 3 4 5 की वैल्यू में ही हमने सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम अगर इसको हम लार्ज बनाएं तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद हम सही से उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आ गया कि जब अलग एक ही वैल्यू के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ यानी कितने बच्चे हैं वो हम डिफाइन कर दें। इसका मतलब कि ये एक फ्रीक्वेंसी का रूप लेगा और फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाएगी ये हम लोग बाद में देखेंगे। एक हम सीरीज हम जब हम इसमें मीन हम जब करेंगे तो उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस में हम डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये समय डिस्क्रीट कैसे हो गया। अब ग्रुप में क्या हो कि जब डेटा बहुत ही लार्ज स्केल पे हो, ये तो एक तरह से मीडियम डेटा के लिए हो गया। जब लगभग मान ये एक क्लास में 400 बच्चों का डेटा दे रखा हो, 400 बच्चे हैं और 400 बच्चों का हमें वेट कैलकुलेट करना है कि हमें बताना है कि सबसे अधिक, यानी ये कहा जाए कि ऐसे कौन सा वेट है जिस पर सबसे अधिक बच्चे उस वेट के हैं। तो हम इंडिविजुअली अगर एक एक व्यक्ति की 200 डेटा को हम अगर प्रेजेंट करें कि 1 2 3 या सबका नाम लिखें और सबके आगे, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक हम ग्रुप्स डिज़ाइन करते हैं। सपोज़ वो ग्रुप क्या होता है, वो क्लास इंटरवल के फॉर्मेशन में है कि हमने 10-10 का ग्रुप बना लिया कि 0 यानी कि 0 तो कोई वेट होगा नहीं, यानी हम 0 से ऊपर तो चूँकि ग्रुप फॉर्मेशन में है कि 0 से लेकर 10 किलो, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों का वेट है, या कुछ और कर सकते हैं कोई और वैल्यू, या 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हैं। इनको अगर हम प्रेजेंट करें तो ये हमारा किस तरीके का सीरीज़ हो जाएगा, ग्रुप सीरीज हो जाएगा, क्योंकि हम एक ग्रुप में नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो हम फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली कहेंगे, तो हमने एक थोड़ा सा आपको खाली सीरीज़ के बारे में बताया। ये डेटा इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिफाइंड होती है, कॉन्टीन्यूअस में किस तरीके से होता है। तो जब हम एक क्वेश्चन करेंगे उसी फॉर्मेशन में हम सब सारे सीरीज़ के बारे में कि कैसे सीरीज़ फॉर्मेट होते हैं वो भी बताएंगे। तो बेसिकली 3 तरह का सीरीज़ आपको समझ में आ गया। इंडिविजुअल सीरीज़, बहुत छोटे स्केल पे जब डेटा हो और उसे हम इंडिविजुअली डेटा गिवन हो उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो हमारा वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि जब डेटा ना बहुत ही कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो, यानी मीडियम आकार में हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो कि एक ही वैल्यू के बहुत सारे लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हों, या जो भी हमारे आइटम्स हों या कोई भी चीज़ हो सकता है वो प्रेजेंट कर रहा हो, तो उसमें हम डिस्क्रीट फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। जब डेटा लार्ज स्केल पे हो तो हम वहाँ पर ग्रुप सीरीज़ का यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरीके से हमारे 3 तरह के सीरीज़ याद रखिएगा। 3 तरह के सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो अब इसके बाद से अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन में किस किस मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, और इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और साथ ही साथ जो है हम लोग क्या करते चलेंगे कि कैरेक्टर्स और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने सीरीज के बारे में देखा। अब सीरीज के बाद से हमारा अरिथमेटिक एवरेज मीन, जो हम लोगों ने शुरू में क्लासिफिकेशन में देखा। अब अरिथमेटिक एवरेज मीन, एवरेज कहिए या इसको हम एवरेजिंग, बेसिकली एवरेज और मीन, चाहे एवरेज का निकालें या चाहे मीन का, दोनों की बात एक ही है। तो हम इसको 2 टाइप्स में, यानी इसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक सिंपल अरिथमेटिक मीन और एवरेज, सरल समांतर माध्य, जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं। इसमें क्या है बेसिकली कि जो वैल्यू है उसको हम वैल्यू को हम ऐड कर लें और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारा अरिथमेटिक मीन एवरेज निकल जाएगा। और वेटेड अरिथमेटिक मीन एवरेज का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। जब हम इस सीरीज में सभी वैल्यू का इम्पॉर्टेंस बराबर हो, यानी अगर उसमें से एक वैल्यू घटा दीजिए तो भी हमारा अरिथमेटिक एवरेज नहीं निकल पाए, या उसमें जो है उसको हम पॉसिबल नहीं हो, यानी कि जितने भी वैल्यू होंगे सबका जो महत्व होगा या इम्पॉर्टेंस जो है वो बराबर होगा, यानी कि किसी एक का ज़्यादा और किसी एक का कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है
कि हमारे लिए अर्थमेटिक मीन में सभी वैल्यू का नॉलेज होना जरूरी है। जब तक हमें सभी वैल्यू ज्ञात नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम इसका जो भी मीन निकालेंगे वो सही नहीं होगा। तो सारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस बराबर है। जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या है कि इसमें सभी वैल्यू बराबर महत्व के नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। उसमें कुछ वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं, कुछ वैल्यू जो होंगे वो कम इंपॉर्टेंस के होंगे। तो हम जो अधिक महत्व वाले वैल्यू है, यानी हम जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, यानी कि हम उसकी वेट बढ़ा देंगे। वेट बढ़ाने का मतलब है कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे, और जो हमारे वैल्यू जो है वो कम इंपॉर्टेंस के हैं उसको क्या करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी जो वेटेड वैल्यू होगी वो हम लोग कम करेंगे। तो दो चीज़ें समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में मैंने बताया कि यहाँ पर अब एग्जामिनेशन में कहा जा सकता है या ये पूछा जाए कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में पदों का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, उसका इंपॉर्टेंस बराबर होता है, यानी बराबर बराबर के महत्व होते हैं, या बराबर महत्व के नहीं होते हैं, या बराबर महत्व के होते हैं और बराबर महत्व के नहीं भी होते हैं। तो इस तरीके से कॉजेज और रीजंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको पता है कि इसमें सभी वैल्यू की इंपॉर्टेंस, सभी वैल्यू महत्वपूर्ण है, यानी सभी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या है, हर वैल्यू जो है, सभी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसके भार के अनुसार जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबका एक सिंबॉलिक साइन है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्थमेटिक मीन में हम एक सिंबॉलिक साइन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर, सिंपल अर्थमेटिक मीन एवरेज को कैसे हम लोग निकालेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, या कितने तरीके का जो है फॉर्मूला हम यूज करें, और उस फॉर्मूले का जरूरत कहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग अब इसके बाद शुरू करते हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन एवरेज, और फिर हम इसके बारे में बताएंगे। इस पर एक जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये बन जाए कि इसको और इन दोनों को डिफाइन करने में, और ये दोनों एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको बाकी जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वो यहीं से जो है वो लिए जाते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से न्यूमेरिकल और प्लस कॉन्सेप्ट, इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, जो हम लोग ने अभी तक क्लासिफिकेशन जितना हम पढ़ते चले आए हैं, क्लासिफिकेशंस के बाद से अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन या एवरेज को निकालने के कितने मेथड्स हैं और किस मेथड से इसको हमें निकाल सकते हैं। तो मेथड्स कई हैं, लेकिन हम हर सीरीज़ पर इसके मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो पहला नंबर हमारा जो सीरीज़ है, क्योंकि हमने आपको सीरीज़ बता दिया है और सीरीज़ इसीलिए बताया था, उसका हम यूज़ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज अगर हो, मैंने बताया था कि कैसे पहचानेंगे, जब इंडिविजुअली ही कोई वैल्यू गिवन हो तो वो सारे के सारे सीरीज हमारे, वो अगर उस तरह के डेटा प्रेजेंट हो रहा हो तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज होगा। यानी इसे हम लोग क्या हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। स्टार्ट्स में कोशिश करिएगा जो मेन टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही रखें, तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल में भी और समझने में भी। तो इसमें हम लोग इसमें 3 मेथड्स का यूज़ करेंगे। पहला नंबर हमारा मेथड होगा कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है, अरे इसको पॉज करना, तो मेथड, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पहले वीडियो को जो है लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मूले को याद नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला आपको भूलेगा नहीं, और दूसरा नंबर हमेशा आप उसे रिकॉल कर लेंगे।
तो देखिए मैंने 3 सीरीज बताई थी आप लोगों को, सीरीज समझ में आ गया था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हिंदी मैंने लिखा था, फिर मैं बार बार हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जो है इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, और ये स्टेप डेविएशन, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज में भी फॉलो होंगे, यही हमारा डिस्क्रीट में भी होगा और यही हमारा कॉन्टिन्यूअस में है। इन फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करें और एक कोरिलेट करें तो हमें फॉर्मूला याद होगा। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास डायरेक्ट मेथड, मैंने बताया था कि सिंबॉलिक साइन हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सिग्मा ये होता है, ये सिग्मा जो होता है वो ऐड करने के लिए होता है। ये जो हमारा सिग्मा है वो हमारा क्या है, एडिशंस है, यानी सभी वैल्यू को हम क्या करें, आपस में जोड़ दें। यानी कि सिग्मा और क्या जोड़ रहे हैं, वैल्यू को हम लोग एक्स से, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और जो नंबर्स होते हैं यानी नंबर ऑफ वैल्यूज है कितने हैं, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया कि एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा का मतलब हमको बता दिया मैंने कि एडिशन का मतलब है यहाँ पर। शॉर्टकट मेथड में क्या है, ये जो अभी हम आपको फॉर्मूला कोरिलेट कर रहे हैं, और जब हम इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब वहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगा उस दौरान कि x कैसे कैलकुलेशन किया जाता है x का, n कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, n होता क्या है, ये हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि सिग्मा, इसमें हम a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा न्यूमेरिकल के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम फॉर्मूले को कोरिलेट कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है कि इनमें से अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो फिर फटाफट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी, और यहाँ पर एक्स था, अब क्या हो जाएगा एस अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट मेथड्स, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड्स के मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे। अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। तो ये हमारा जो है एक्स बार, यहाँ पर है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक चीज है कि यहां पर हमने सिग्मा एफ लिया और यहां पर एन लिया, ये है ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि एक ही वैल्यू के कितने लोग हैं, और यहां पर क्या है इंडिविजुअल वैल्यूज की बात हो रही है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में जब हम नंबर्स की बात करेंगे, टोटल नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भी तो ग्रुप ऑफ नंबर्स यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दिया जाए तो हमारे टोटल नंबर्स निकल जाएंगे कि टोटल वैल्यू वाले कितने लोग हैं, मतलब उस सीरीज में हमने कितना यूज किया है। एक्स बार, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट यानी कि मेथड के बाद से हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी एस हो जाएगा और अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम आ जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारा एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड में हमारा हो जाएगा कि ए हम लिख देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और एक्स बार इज इक्वल टू में जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो हमारे इतने फॉर्मूले हैं, यानी अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो 3 फॉर्मूले हमारे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, 3 फॉर्मूले हमारे डिस्क्रीट सीरीज में, और 3 फॉर्मूले जो होंगे वो हमारे किस में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे इंडिविजुअल सीरीज में। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, टोटल हमारे 9 फॉर्मूले हो गए। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूले को हमें रिड्यूस करना है, फॉर्मूला हमें क्या करना है, फॉर्मूले को हमें घटाना है।
ताकि हम जो है कम से कम फॉर्मूला रखेंगे और उसको हम टेक्निक से याद रखेंगे, उसको हम कोरिलेट करके कोशिश करेंगे। तब हमारे पास क्या होगा कि हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे कर पाए। तो देखिए सबसे पहला नंबर हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कॉमन देखते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड और इसका डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पर क्या है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये दोनों फॉर्मूले हमारे एक है, यानी इसका मतलब है कि हम चाहे इसको याद रखें चाहे उसमें, तो हमारा इसका मतलब एक फॉर्मूला हमारा कम हुआ। शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसमें भी हमारा यही है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे जहां 9 फॉर्मूले थे, अब हमने घटाकर कितना लेकर आ गए, 6 फॉर्मूले पे ले गए, क्योंकि ये दोनों डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले सेम है। निकालने का मेथड्स जब हम लोग जब इसकी सीरीज करेंगे, यानी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हर एक का एक क्वेश्चन करूंगा, वहां पर हम आपको बताएंगे कि किसको निकालने का तरीका क्या है। फिर अब हम आते हैं कि कॉमन अब ढूंढते हैं इनमें। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन है, यहाँ पर क्या है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू की कई सारे लोग हो सकते हैं, यानी कि एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो हमने उस एज ग्रुप्स को क्या करेंगे, यानी हमारे पास हम वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी हम अगर इसमें x, इसमें हम अगर f लगा दें तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और चूंकि n इंडिविजुअल्स का है और ये क्या है, एक ग्रुप का है, तो इसको हम अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि ये भी सिग्मा एफ और सिग्मा एन में यही डिफरेंसेस है कि यहाँ पर एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पर सिंगल एज ग्रुप के होंगे। तो थोड़ा सा ये मतलब एक तरह से रिकॉल करने के लिए है कि बीच में अगर x लगा दिया जाए तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ f की यूज कर ले। अगर हम यहाँ पर f यूज कर लें, यहाँ पर हम f यूज कर लें और n के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा ये फॉर्मूला भी हमको रिकॉल हो सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज में या डिस्क्रीट वाली सीरीज में से f माइनस हटा दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला वहीं से बन जाएगा। a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ f की कमी है और वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर। तो एक तरीके से हम फॉर्मूले को कोरिलेट करके देखें कि 9 फॉर्मूले से हमने 6 पर लाए और 6 फॉर्मूले से भी अगर हम थोड़ा सा इसमें कोरिलेट करें तो हमारे फॉर्मूले इतने कम से हो जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स तो 1-2 आपसे आएंगे ही आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अब आपको मैंने शुरू से आज सेंट्रल टेंडेंसीज का क्लासिफिकेशन एक तरह से बताया, उसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। बस अपने माइंड में देखना है कि मूविंग एवरेज, कॉमर्शियल एवरेज में हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, पोजिशनल एवरेज में कौन सा आता है, अर्थमेटिक मीन में कौन से हमारे जो है क्लासिफिकेशन हुए। तो उनमें से एक हमने क्लासिफिकेशन आज लिया है और वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। यानी कि अर्थमेटिक मीन में भी हमने 2 चीज़ पढ़ी कि एक तो सिंपल कैलकुलेटिंग यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, मेथड होता है, और दूसरा है हमारा वेटेड जो है अर्थमेटिक मीन। तो इन दोनों में से पहला एक हमने आज डिस्कस किया, इसके फॉर्मूले के बारे में। कल हम इस सीरीज पे इसके हम पूरे क्वेश्चंस एक छोटे से न्यूमेरिकल्स को लेके और हम एक ही क्वेश्चन लेंगे इंडिविजुअल सीरीज का और उसके हम तीनों मेथड लगाएंगे। इससे हमारा जो है हम इसको जो प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जब हमारे आंसर्स मिलेंगे और हम एक ही क्वेश्चंस को तीनों मेथड से लगाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हम मेथड्स का यूज क्यों करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिकली हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अब हम लोग अगले वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम एक एक करके जितने मेथड्स मैंने आपको लिखवाए हैं और जो हमारे इस एएसओ के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे।